हाय गाइस, दिस इज सोमजीत बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल बायोमेट किट विद बोनिक। तो आप लोगों का पहले ही ये क्वेश्चन होगा, भैया बायोमेट किट फॉर नीट से कैसे बायोमेट किट विद बोनिक ये हो गया। तो मैं पहले ही ये आपको बता देना चाहता हूँ कि जो नीट वाला जो टर्म था बायोमेट किट फॉर नीट, ये सर्च करने से बहुत दूसरे नीट का चैनल के ऑप्शन चला आ रहा था और वीडियोस भी मेरा नहीं आ रहा था। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने नाम शॉर्ट करके बायोमेट किट विद बोनिक ये कर दिया। ओके गाइस, तो चिंता की कोई बात नहीं है, जो जिस तरह से वीडियोस आ रहे थे उस तरह ही आएंगे, तो डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। तो हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर से ऑलरेडी लोकोमोशन एंड मूवमेंट खत्म कर दिया था। एमसीक्यूज भी अपलोड हो चुके हैं व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने पीडीएफ भेज दिया है। अगर आपने अभी तक वो ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाक से जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो, क्योंकि वो मोस्ट कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज है। तो आज हम स्टार्ट करने जाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड मोस्ट इजीएस्ट, जिससे एकदम नंबर उठाना वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट वर्क यू हैव टू डू। ओके गाइस, 5 पेज है एनसीईआरटी में, अगर आप ये 5 पेज को पढ़ लो तो और कुछ नहीं चाहिए आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स रोल द वीडियो। और ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहले हमें जानना पड़ेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, ह्यूमंस में तो लंग्स होता है, लेकिन दूसरा जो होता है, दूसरा जो क्लासेस होता है, दूसरा जो फाइलम्स होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अर्थवर्म में क्या होता है, अर्थवर्म एनसीईआरटी का फर्स्ट लाइन ही ये लिखा हुआ है, अर्थवर्म में होता है मॉइस्ट क्यूटिकल, मतलब स्किन के थ्रू ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ठीक है, जूम कर ले रहा हूं मैं, देख लो, क्योंकि ये रिवीजन का भी काम करेगा, आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा टोटल रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, इसके बाद आएंगे हम एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलास्क। इनका क्या होता है, इनका होता है टोटल गिल्स। ठीक है, इसके बाद वाला जो होता है, जो ह्यूमंस में तो लंग्स, ऑब्वियसली लंग्स होता है, और इंसेक्ट्स में ट्रैकियल ट्यूब। ये 3 चीज आपको याद रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे साल नीट में इनसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं और एबीसीडी करके और कॉलम करके ये दे देते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखिए ऑब्वियसली। इसके बाद हम आएंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे तैयार होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज लंग्स, लंग्स को हम कितना टाइप में डिवाइड करते हैं, लंग्स का पार्ट्स क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत चीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लंग्स के बारे में। ठीक है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, इनके नोट्स के बारे में डोंट थिंक अबाउट टू मच, क्योंकि मैं नोट ऑलरेडी ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप ऑब्वियसली ये इंश्योर कीजिए आप ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे लंग्स में। ठीक है, ये जो हमारा होता है, तुम सभी लोग जानते हो, हमारे यहाँ पर क्या होता है, वॉइस बॉक्स में। ठीक है, ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से वॉइस बॉक्स। ठीक है, वॉइस बॉक्स से नीचे क्या होता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया, ट्रैकिया। एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, आप लोगों के पास ये क्वेश्चन है, जो नीट एस्पिरेंट्स हैं वो आई थिंक जानते हो आप लोग, ये जो होता है ये किससे फॉर्म हुआ होता है, सी कार्टिलेज से। ठीक है, सी कार्टिलेज फॉर्म्स द ट्रकिया। ठीक है, सी कार्टिलेज मतलब सी कार्टिलेज क्या, सी शेप का कार्टिलेज इस तरह से रहता है। ठीक है, यहाँ पर ट्रकिया का जो होता है पाइप प्लेट के ऊपर क्या रहता है, ये सी शेप्ड कार्टिलेज। ठीक है, सी कार्टिलेज। तो ट्रकिया बाइफर्केट करेगा, बाइफर्केट करके इस तरह से एक चीज बनाएगा। ठीक है, लंग्स में घुस जाएगा, आप देख पाओगे एक चीज। ठीक है, लंग्स में जब घुसेगा, ये देखो यहां पर एक चीज आपको जानना पड़ेगा, ये देखो ये जो एंगल होता है ये क्या ज्यादा है या कम है, और देखो 2 तरह का यहां पर एंगल क्रिएट होता है, एक ये एंगल, एक ये एंगल। ठीक है, ये क्या होता है, ये लेस शार्प एंगल होता है। ठीक है, लेस शार्प मतलब क्या, मतलब होता है अगर कोई चीज एयर जो आता है, ठीक है, ये देखो इस तरह से ट्रकिया जब डिवाइड करता है, तो ये सोचो तुम ट्रकिया नीचे जा रहा है, नीचे जाते जाते ये इस तरह से एक एंगल देगा, और ये जो एंगल होगा ये होगा इस तरह से। ठीक है, मतलब ये, और एक समझने के लिए और भी अच्छे से मैं बता रहा हूं आपको, इस तरह से होगा। तो ये देखो ये जो एंगल का, ये देखो अप्रोक्स 180 डिग्री के पैरेलल हो सकता है। ये देखो इसका टेंडेंसी, अगर तुम सोचो कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर तुम एक लंबा चीज को ट्रकिया से निगल लो, मतलब एपिग्लॉटिस नहीं
ऊपर लगा है, तुम खा रहे हो कुछ, वो अगर ट्राकिया से चला जाए तो किस वाले लंग्स में वो पाने का चांस ज्यादा होगा ये राइट लंग में। राइट लंग में क्यों ज्यादा होगा, ये देखो, ये ट्राकिया का डायरेक्ट एक्सटेंशन, जो ब्रोंकस जो डायरेक्ट एक्सटेंड करता है ट्राकिया से, वो कौन सा ब्रोंकस है, राइट ब्रोंकस है। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, मेडिकल में जाओगे ये कॉन्सेप्ट आपको लगेगा, ठीक है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। ये जो एंगल और बाइफर्केशन होता है, ये बाइफर्केशन होता है जो, ठीक है, बाइफर्केशन ऑफ ट्राकिया जो होता है वो कहां पर होता है, T5 वर्टिब्रा पे होता है, ठीक है, T5 वर्टिब्रा और T4 वर्टिब्रा, लेकिन एज पर एनसीईआरटी T5 वर्टिब्रा इज द मेन, ठीक है। T5 वर्टिब्रा में ये बाइफर्केट करता है ट्राकिया। कहां पर रहता है T4 और T5 वर्टिब्रा, जो एंगल ऑफ लुई, मैंने ऑलरेडी स्केलेटल सिस्टम में कहा था, मेनुब्रियम एंड बॉडी के अंदर एक एंगल क्रिएट होता है, उसके पीछे रहता है बाइफर्केशन ऑफ ट्राकिया, जो T4 और T5 मतलब एज पर एनसीईआरटी T5 के सामने रहता है, ठीक है, T5, ये आपको याद रखना होगा, एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो ये तो हमारा ट्राकिया हो गया। ट्राकिया होने के बाद हमें जानना पड़ेगा जो लंग्स के बारे में, ठीक है, लंग्स क्या होता है, किस तरह से फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये देखो, यहां से ब्रोंकस पहले घुसा, ठीक है, घुसकर कहां घुसा, ठीक है, ब्रोंकस घुसा, कहां पर घुसा, लंग्स में, ठीक है। लंग्स में जब घुसेगा ये छोटा छोटा और भी ब्रोंकियोल्स में डिवाइड करेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से डिवाइड करता जाएगा। एज पर एनसीईआरटी में कुछ चीज आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, यहां पर दिया हुआ है ब्रोंकस, जब ये तो हो गया ब्रोंकस, ये हो गया क्या, ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकियोल्स डिवाइड करके क्या क्या फॉर्म करेंगे, फर्स्ट डिग्री ब्रोंकियोल, सेकेंड डिग्री ब्रोंकियोल, थर्ड डिग्री ब्रोंकियोल, ठीक है, मतलब 3 तरह का ब्रोंकियोल क्रिएट करेगा, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री, ठीक है। थर्ड डिग्री के बाद आएगा टर्मिनल ब्रोंकियोल, ये देखो और भी जूम कर दे रहा हूं मैं, थर्ड डिग्री आने के बाद आएगा क्या, टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकियोल। ये मैं किस लिए पढ़ा रहा हूं, ये एनसीईआरटी में एक लाइन समझाने के लिए तुम्हें इतना सारा चीज मैं समझा रहा हूं, ठीक है। टर्मिनल जो ब्रोंकियोल आएगा वो कैसा होगा, तुम सोचो, ये छोटा छोटा ब्रोंकियोल्स है, छोटा ब्रोंकियोल्स और भी डिवाइड करेगा, छोटा ब्रोंकियोल्स के अंदर और भी छोटा एल्वियोलाई रहेगा, ठीक है, ये तुम्हें समझना होगा। तो देखो, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स को अगर हम यहां पर जूम करके ले, ठीक है, यहां पर अगर हम जूम्ड व्यू यहां पर इसको ले तो कैसा दिखेगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स ऐसा एक पाइप दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। पाइप क्या करेगा, पाइप फिर से एक ब्रांच क्रिएट करेगा, ब्रांच क्रिएट करके क्या करेगा, इस तरह से कुछ देगा हमें, ठीक है। यहां पर ये चीज का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये देखो, एक एक का नाम है डिफरेंट, ठीक है। ये तो हो गया टर्मिनल ब्रोंकियोल मतलब टीबी। ये क्या होगा, ये हो गया रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल क्या होगा, एल्वियोलर डक्ट, और इसके बाद ये क्या होगा, एल्वियोलर सैक्स जो होते हैं 3-4 एल्वियोलर सैक, यहां पर एक देखो एक वैकेंट स्पेस है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, एट्रियम, ठीक है। ये तुम्हें समझ में आ रहा है ना, ये बता रहा हूं, ये देखो समझो तुम, मैं ये थोड़ा सा रब करके कर रहा हूं, तुम समझो। यहां पर तुम सोचो, ये एक एल्वियोलाई है, ये एक एल्वियोलाई है, ये एक, ठीक है। यहां पर क्या आया, एल्वियोलर डक्ट आया, एल्वियोली में घुस गया यार, ठीक है, लेकिन यहां पर तो वैकेंट स्पेस है, इसलिए हम कहते हैं एट्रिया, ठीक है। ये देखो, अब हम रेस्पिरेटरी यूनिट किसे कहते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी यूनिट कहेंगे हम इसको, जो फॉर्म होता है, देखो, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स नहीं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट, एट्रियम एंड एल्वियोलर सैक, ठीक है। ये 4 चीज लेकर रेस्पिरेटरी यूनिट क्रिएट होता है, ठीक है, मैं रब करके लिख दे रहा हूं यहां पर, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है, ये होता है रेस्पिरेटरी यूनिट, ठीक है, रेस्पिरेटरी यूनिट हम इसे कहते हैं। नीट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के लिए आपको ये समझना होगा। ये तो हमारा हो गया, इसके बाद हम डायरेक्ट आएंगे लंग्स के एनाटॉमिकल कुछ बेसिस में और एनाटॉमी में, लंग्स के एनाटॉमी में, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, हाँ, ये हमारा हो गया मेन काम। तो ये देखो, पहले हमें लंग्स के जो एनाटॉमिकल बेसिस होता है वो हमें इस तरह से
पढ़ना पड़ेगा। ये हुआ लंग्स, ठीक है, ये जो हुआ लंग्स, ये राइट लंग, ये लेफ्ट लंग, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट लंग जो होते हैं उनका अंदर एल्वियोलाई का कितना अमाउंट ऑफ एल्वियोलाई रहता है? एल्वियोलाई रहता है 300 मिलियन पर लंग्स, ठीक है। मतलब एक एक लंग्स में 300 मिलियन एल्वियोलाइज रहते हैं, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो और कुछ चीज आपको जानना पड़ेगा। ये जो होता है प्लूरा कैसे सिचुएटेड होता है? इस तरह से डबल लेयर्ड है, ठीक है, डबल लेयर्ड है। तो इसे जो हम अंदर वाले प्लूरा को कहते हैं उसे हम कहते हैं पैराइटल विसेरल प्लूरा, और बाहर वाले प्लूरा को हम कहते हैं विसेरल, ठीक है। ये हुआ विसेरल, सॉरी गलत बता दिया, अंदर वाला विसेरल, बाहर वाला पैराइटल, ठीक है, पैराइटल, ये हो गया। और हमारे किस साइड पर हार्ट रहता है? राइट लेफ्ट साइड में। यहाँ पर हो गया हार्ट का सिचुएशन, इसलिए यहाँ पर एक नॉच दिखा जाता है जिसे हम कहते हैं कार्डियक नॉच। ये तुम्हें समझना होगा। इसके बाद लंग्स का ये जो मेन मुद्दा है, हम लोगों को जानना पड़ेगा इंट्राप्लूरल प्रेशर किसे कहते हैं अब, ठीक है। इंट्राप्लूरल प्रेशर हम किसे कहेंगे? यहाँ पर देखो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, अगर तुम सोचो यहाँ पर ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है जिसे हम कहेंगे थोरासिक कैविटी, ठीक है, थोरासिक कैविटी, थोरासिक कैविटी। और अंदर और एक छोटा सा बैलून है जिसे हम कहेंगे लंग्स, ठीक है। ये प्लूरा चारों तरफ, ये जो थोरासिक वॉल से और जो थोरासिक कैविटी से जो प्लूरा अटैच्ड है उसे हम कहते हैं क्या? पैरेटल प्लूरा। और जो लंग्स से प्लूरा अटैच्ड है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे विसरल प्लूरा, ठीक है। तो हम अब कैसे समझेंगे व्हाट इज इंट्राप्लूरल प्रेशर? अगर हम इसको एक्सपेंड करने को कहे, और सोचो तुम यहाँ पर, अगर तुम ये दोनों हाथ को इस तरह से ज्वाइन कर लो, ठीक है, अगर हम ये जो है ना, ये तो अटैच्ड है, इसमें से जो है ये तो अटैच्ड है, और लंग तो इलास्टिक है ऑब्वियसली, ठीक है। इलास्टिसिटी के लिए ये क्या करता है? देखो, थोरासिक वॉल को जब हम यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे, हम एक्सपेंड करेंगे थोरासिक वॉल को, तो क्या होगा? तो देखो, थोरासिक वॉल यहाँ पर जाने का मतलब इस तरह से डिस्टेंडेड होगा, ठीक है। डिस्टेंडेड तो हो जाएगा, लेकिन अंदर जो लंग्स है, तुम लोग जानते हो रबर्स का प्रॉपर्टी 11 में ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे। रबर्स का प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर हम इसे इस तरह इस साइड पे स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, तो रबर खुद से एक फोर्स क्रिएट करेगा अंदर की तरफ, ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर तुम यहां पर प्रेशर दो, ठीक है, थोड़ा सी वॉल को प्रेशर देकर बाहर को पुश करना चाहो, तो लंग्स क्या करेगा? एक पोर्शन तो ये बाहर वाला फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन उसके ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लंग अंदर भी क्रिएट करेगा। तो क्या होगा? देखो, एक्सपेंड करेंगे हम, लंग्स अंदर को जाना चाहेगा, अंदर एक प्रेशर डेवलप होगा, समझ रहे हो ना। ये जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस, ठीक है, ये मैं व्हाइट कर दे रहा हूं पूरा से, यहां पर एक प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर ग्रेडियंट तुम कह सकते हो, प्रेशर डेवलप होगा, जिसे हम कहते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर। दोनों प्लूरा के अंदर जो प्रेशर डेवलप होता है उसे हम कहते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर, ठीक है। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स पे जाकर बता दो, मैं और एक वीडियो से ये आपको आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छा से बिल्डअप कर दूंगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। तो इसके बाद हम आएंगे चीज में, जनरली इंट्राप्लूरल प्रेशर कितना रहता है? इंट्रा प्लूरल प्रेशर कितना होता है? ये नॉर्मली होता है -4 mmHg। -4 mmHg का मतलब क्या है? -4 mmHg का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होता है 760 mmHg, लेकिन प्लूरा के अंदर प्लूरल प्रेशर, प्लूरा के अंदर प्रेशर कितना रहता है? -756 mmHg, ठीक है। तो ये जो प्रेशर होता है -756 mmHg, ये क्या करता है? लंग्स को इन्फ्लेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, इन्फ्लेट करने में हेल्प करता है। तो अब देखो हम इंस्पायर कैसे करते हैं, ठीक है। इंस्पिरेशन जब होगा, यहां पर तुम्हें कुछ मसल का नाम भी बताना पड़ेगा। मसल क्या क्या होता है? ये देखो, जो लंग्स जो होता है हमारा यहाँ पर, ठीक है, लंग्स जो होता है यहाँ पर क्या रहता है? यहाँ पर रहता है डायाफ्राम, ठीक है, यहाँ पर होगा हमारा स्टार्नम,
मैं रफ करके बता रहा हूँ आपको, स्टर्नम, ठीक है, मतलब डॉर्सली पीछे की तरफ, डॉर्सली क्या रहता है, डॉर्सली रहता है वर्टिब्रल कॉलम, सामने रहता है वेंट्रली रहता है क्या, स्टर्नम, स्टर्नम से रिब्स निकलते हैं, मतलब लैटरली रिब्स प्रेजेंट होंगे, इंफीरियरली क्या प्रेजेंट होंगे, डायाफ्राम, ठीक है। डायाफ्राम का नर्व सप्लाई क्या है, डायाफ्राम का नर्व सप्लाई है फ्रेनिक नर्व, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, फ्रेनिक नर्व, ठीक है, फ्रेनिक नर्व डायाफ्राम को सप्लाई करते हैं। जो जब ये स्टिमुलेट होता है, फ्रेनिक नर्व स्टिमुलेट होता है, तो क्या होता है, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट मुंह में फेस टू फेस बताऊंगा कि ऐसे होता है ये। अगर तुम सोचो, फ्रेनिक नर्व जब एक्साइटेड होता है, डायाफ्राम को हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, डायाफ्राम नीचे चला जाता है, मतलब ये अगर डायाफ्राम हो और यहाँ पर लंग्स हो तो ये नीचे चला जाएगा। नीचे जाने से क्या होगा, थोड़ा सी क्वाल जो होगा वो एक्सपेंड करेगा। मतलब क्या है, ये देखो, डायाफ्राम अगर इस तरह से नीचे चला जाए, ठीक है, नीचे चला जाए, तो डायाफ्राम से भी जो पैराइटल प्लूरा है वो कनेक्टेड है, मतलब प्लूरा तो इस तरह से सिचुएटेड होगा, ये डायाफ्राम से भी कनेक्टेड होगा, ठीक है, डायाफ्राम से भी कनेक्टेड होगा। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज बता दीजिए। अगर आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट तो इट्स गुड। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है। तो क्या होता है, जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, डायाफ्राम नीचे चला जाता है, तो क्या होता है, ये जो लंग्स था यहाँ पर, ठीक है, ये जो लंग्स था और इसके बाहर जो प्लूरा था, ठीक है, प्लूरा का पैराइटल लेयर क्या होता है, ये देखो, पैराइटल लेयर क्या होगा, पैराइटल लेयर नीचे चला जाएगा, ठीक है, नीचे चला जाएगा। अगर पैराइटल लेयर नीचे चला जाए तो क्या होगा, ये प्लूरल स्पेस बढ़ जाएगा, है ना, प्लूरल स्पेस बढ़ जाएगा। प्लूरल स्पेस हम लोग क्या जानते हैं, V प्रोपोर्शनल टू 1/P, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मतलब क्या, यहां पर प्रेशर घट जाएगा। ये जो प्लूरल स्पेस है ना, यहां पर मैं मार्क कर दे रहा हूं, यहां पर, ठीक है, ये क्या होगा, प्रेशर घट जाएगा। इस जगह का प्रेशर यहां पर जब घटेगा, ठीक है, इंट्राप्लूरल प्रेशर घट जाएगा। प्रेशर जब घटेगा तो क्या होगा, लंग्स इन्फ्लेट करेंगे, मतलब लंग्स क्या होगा, इस तरह से इधर एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। लंग्स एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, लंग्स एक्सपेंड करेगा तो बाहर से ऑक्सीजन और जो एयर होता है, ऑक्सीजन नहीं, एयर में तो बहुत सारे कंटेंट रहते हैं, वो अंदर चला आएगा। ये कॉन्सेप्ट वन ऑफ द मोस्ट वाइटल कॉन्सेप्ट यू हैव टू नो और यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये अगर डायाफ्राम नीचे जाए और थोड़ा सी केज का कोई भी एक्सपेंशन हो तो क्या होता है, ये पैराइटल प्लूरा एक्सपेंड करता है, ठीक है। पैराइटल प्लूरा एक्सपेंड करने से क्या होता है, पैराइटल प्लूरा एक्सपेंड करने से जब ये एक्सपेंड करेगा तो इंटरप्लूरल स्पेस का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वहां पर प्रेशर घट जाएगा। तो प्रेशर अगर घट जाए तो क्या होगा, अंदर लंग्स भी इन्फ्लेट करेगा और प्रेशर घट जाए तो बाहर से ऑक्सीजन फील्ड एयर अंदर चला आएगा, तो हम तब इंस्पिरेशन करेंगे। ये आपको समझना होगा, ठीक है। और जब ये होगा तो क्या होगा, हमारा रिबकेज तो ऐसा रहता है, ऐसा, ठीक है। जब हम इंस्पायर करेंगे तो क्या होगा, ये अगर इन्फ्लेट करता है तो इस तरह से रिबकेज ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह रहता है, इस तरह से ऊपर ये रिबकेज उठ जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये हमारा हो गया। तो इसके बाद अगर एक्सपिरेशन होगा तो क्या होगा, एक्सपिरेशन जब होगा तो एक्सपिरेशन में क्या होगा, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट था वो रिलैक्स हो गया, मतलब डायाफ्राम नीचे नम गया, डायाफ्राम क्या गया, फिर से ऊपर चला आया। वो जब डायाफ्राम, तुम सोचो ना, यहां पर जो मैंने किया था तो क्या हुआ, डायाफ्राम ऊपर चला गया। डायाफ्राम ऊपर जाने से क्या हुआ, ये जो है वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। ये जो है सोचो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम घट गया, ठीक है। वॉल्यूम घट गया तो क्या होगा, 1/P, प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा, जो इंट्रा पाल्मोनरी प्रेशर है, मतलब जो हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम एक्सेल करेंगे, मतलब एक्सपायर करेंगे हम एयर को बाहर, ठीक है। ये आपको समझ में होगा, ये आपको समझना होगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मेडिकल में जब जाओगे तब भी ये आपको काम में आएगा, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे छोटा छोटा कुछ चीज में जो आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन सा डिजीज ऐसा होता है जो लंग्स में प्रेशर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना पड़ेगा,
ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया कैसे हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। तो अब हम छोटा कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। वो क्या क्या पॉइंट है? हाँ, वो जो पॉइंट्स है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो आपको जानना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये जो होता है ये होता है ट्रकिया, यहाँ पर रहता है लंग्स हमारा। ठीक है, लंग्स रहता है यहाँ पर। ठीक है, लंग्स रहता है और यहाँ पर क्या रहता है? डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम हो गया। और यहाँ पर ये देखो, ये मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ, आपको समझना होगा, समझ लो आप। ठीक है, ये रहता है जो होता है ये होता है स्टार्नम। ठीक है, स्टार्नम से निकलता है बहुत सारा रिब्स, मतलब रिब केज। ठीक है, इस तरह से रिब केज रहता है। रिब केज जो रहता है, रिब केज के अंदर दो तरह के मसल्स रहते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये तो हो गया डायफ्राम। यहाँ पर एक तरह का मसल्स रहेंगे जिसे हम कहेंगे क्या? जिसे हम कहेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। एक तरह का मसल अंदर वाला जो मसल्स है इसे हम कहेंगे क्या? इंटरनल इंटरकोस्टल। ठीक है, और इसके बाहर वाला लेयर का जो मसल्स है उसे हम कहेंगे क्या? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज को। ठीक है, देख लो, इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, ये तो दोनों रिब्स है इस तरह से जो लोकेटेड है। ठीक है, बाहर वाला जो लेयर यहाँ पर रहता है ये हुआ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। ठीक है, और इसके अंदर वाला जो होता है, मतलब ये एक पैटर्न होता है अंदर में। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या? इंटरनल इंटरकोस्टल्स। ठीक है, इंटरनल, आई थिंक मैं आपको ये पिक्चर से समझा सकता हूँ। ये देख लो आप, ये नोट्स किया था मैंने, ये देख लो। ठीक है, ये हुआ, ये जो होता है ये देखो, ये हुआ इंटरनल इंटरकोस्टल और ये बाहर वाला जो होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। ठीक है, तो हम जब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर एक चीज देख लो, जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल करने से क्या होता है? डायाफ्राम, मतलब ये जो डायाफ्राम रहता है ये नीचे चला जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्टार्नम, स्टार्नम से रिब्स निकलता है। ठीक है, रिब्स निकलते हैं, रिब केज तो एक्सपेंड करना पड़ता है ना, मैंने बताया ना मैंने, ये रहता है इस तरह से होता है, तो ये क्या होता है? ये ऊपर उठ जाता है। ठीक है, ऊपर की तरह उठता है। तो इसके लिए कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट डायाफ्राम। ये हुआ डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, इसलिए डायाफ्राम नीचे चला गया और रिब्स जो ऊपर उठे, कौन सा मसल के लिए? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। देखो, जब एक्सपेंड कर लिया तो क्या हुआ? वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, मतलब प्रेशर फॉल कर गया एटमॉस्फेरिक से, तो बाहर से एयर अंदर आएगा। ठीक है, और अगर ऑपोजिट सिनेरियो हो तो कैसा होगा? अगर हम एक्सेल करते हैं जब, ठीक है, तो क्या होता है? ये देखो, डायाफ्राम ऊपर उठ जाता है। ठीक है, रिलैक्सेशन, रिलैक्स ऑफ डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम रिलैक्स हो गए और इंटरकोस्टल्स, ये जो रिब्स होते हैं वो रिब के डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो रिलैक्स एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और कॉन्ट्रैक्ट इंटरनल इंटरकोस्टल। ठीक है, ये दो चीज, ये तीन चीज हमारा देखा जाता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है? ये जो रिब केज ऐसे था वो ऐसे हो गया, ऐसे होने से क्या होगा? वॉल्यूम कम गया, वॉल्यूम कमने से क्या हुआ? प्रेशर इंक्रीज किया, तो हम एयर बाहर निकाल दिए। ठीक है, ये हो गया हमारा मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग। तो एनसीईआरटी में ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब इंस्पिरेशन के टाइम क्या होता है? इंस्पिरेशन के टाइम तुम जानते हो, ये देखो, ये तुम समझो, यहाँ पर ये है हमारा सामने वाला ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया, और ये है क्या? ये है इसोफेगस। ठीक है, ट्रैकिया के पीछे इसोफेगस रहेगा। ठीक है, ट्रैकिया के पीछे जो इसोफेगस रहेगा तो क्या होता है? जब हम खाते हैं तो इस तरह से खाना अगर ट्रैकिया में चला जाए तो क्या होगा? लंग्स का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, लंग्स के ब्रोंकियोल्स के अंदर चला जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए यहाँ पर क्या रहता है? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है? देख लो, यहाँ पर एपिग्लॉटिस क्या करेगा? जब खाना यहाँ से जाएगा तो क्या करेगा? ये इस तरह से रहेगा, ये ऊपर आकर बैठ जाएगा। ठीक है, बैठने से क्या होगा? ये इसोफेगस में चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि किसी कुछ मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन दे देते हैं, व्हाट ग्लॉटिस जो कार्टिलेजिनियस थिंग, मतलब वो ग्लॉटिस जो कार्टिलेजिनियस एलिमेंट से कवर्ड अप होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, ये जो हुआ ये हो गया हमारा ट्राकिया का ग्लॉटिस। ठीक है,
यहाँ पर जो कवरिंग कर लिए रहता है इसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। एनसीईआरटी में ये जो लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनियस फ्लैप, ठीक है। ये देख लो, थिन इलास्टिक एंड कार्टिलेजिनस, ठीक है, कार्टिलेजिनस फ्लैप, इसे हम कहेंगे क्या, एपिग्लॉटिस। ये तो हमारा हो गया, मेनली रेस्पिरेशन का हर एक चीज कंप्लीट हो गया। इसके बाद और 2 पॉइंट हमने मिस कर दिया था। क्या क्या पॉइंट मैंने ऑलरेडी बताया था। नोस्ट्रिल से जो टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, टर्मिनल ब्रोंकियोल, ये क्या करते हैं, ये नो रेस्पिरेशन, नो क्या करता है, नो एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, नेक्स्ट दिन में जब बताऊंगा तो तब समझ में आएगा। एक्सचेंज जो होता है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, कॉन्डक्टिंग जोन, कॉन्डक्टिंग जोन। और ये जो होता है टर्मिनल ब्रोंकियल के बाद क्या होता है, टर्मिनल ब्रोंकियल के बाद आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, एल्वियोलार डक्ट, एट्रियम, सैक, ये 4 चीज पार्टिसिपेट करते हैं एक्सचेंज में, ठीक है। इसलिए इसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज जोन, ठीक है, रेस्पिरेटरी यूनिट। ये छोटा सा चीज आपको याद रखना होगा। इसके साथ हमारा फर्स्ट वीडियो ऑफ रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी वेल। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो फटाक से जाओ, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाकर डाउट को पूछ लो, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आज डिस्कस कर दिया है। और अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद होता है तो प्लीज जाओ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, और कोई डाउट हो तो अब भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। And please don't forget to subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. Okay guys, thank you. Stay home, stay safe. Next video is coming soon.